सपोज a डिवाइडेड बाय y इंटू b डिवाइडेड बाय y, तो सेम नंबर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम नंबर से दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमें रेशियो मिलेगा ना, वो उस रेशियो को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, सो डिवाइड बोथ द टर्म ऑफ बाय देयर एचसीएफ। तो अगर कोई भी रेशियो हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे उसको, जैसे सपोज ए इज टू बी है, तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा, ए एंड बी का जो एचसीएफ होगा, उससे अगर हम दोनों टर्म को डिवाइड कर दें और उसके बाद जो हमें रेशियो मिलेगा, दैट रेशियो विल बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं लिखता हूं 10:12, तो पहले हमें 10 और 12 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। तो 10 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? आप सभी लोगों को एचसीएफ निकालने आता है ना? 5 आणि 6। यस सर। क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 और 12 का? 5 आणि 6। 10 का और 10 का 5 और 2 और 10 है और 12 का 1 2 नो 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 3 वेट 4 वेट 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 6 वेट, and 12 है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, तो मतलब सबसे लार्ज नंबर ऐसा कौन सा है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए? तो 2 है। सर 2 है। यस, ओनली 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 2। तो क्या करेंगे, हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो जो अब हमारा रेशियो निकल के आएगा ना, वो 5:6 है। सो इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी हमें कोई रेशियो दिया गया है, उसका हम पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दैट इज एचसीएफ। अगर एचसीएफ 1 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आता है, तो उस नंबर से हम दोनों टर्म को डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो हमें रेशियो मिलेगा, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज रेशियो इन डिफरेंट यूनिट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कभी भी रेशियो हम सेम काइंड का निकालते हैं। तो जब भी हमें अगर दो ऐसी क्वांटिटी मिले जिसके यूनिट डिफरेंट हो, तो पहले हम क्या करेंगे कि उस दोनों के यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज अगर एक यूनिट दिया गया है मीटर में, दूसरा यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर में, तो हम पहले क्या करेंगे, जो मीटर में दिया गया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो जब हम सेम टाइप के यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो इसको हम इसका फिर रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें दो क्वांटिटी का रेशियो अगर निकालना है, तो हमें इंश्योर करना होगा कि दोनों के यूनिट सेम होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो किसको कहते हैं? ये देखो, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर रेशियो। फॉर एग्जांपल, एक है A:B और दूसरा है C:D। तो इसका अगर कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए बोला जाए ना, तो आप सिंपली इसको क्या करना, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना। A:B को हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई B, एंड सेकेंड रेशियो इज C डिवाइडेड बाई D। तो आप क्या करना, डायगनली मल्टीप्लाई कर लेना, और उसके बाद जो रेशियो मिलेगा, मतलब A इंटू डी, वेट, इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। जैसे ये है ना, A:B एंड C:D। तो आपसे पूछा गया कि रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर रेशियो। तो आप पहले टर्म को पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रेशियो निकल के आएगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो। मींस AC रेशियो BD, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। सर। हाँ बोलो। सर, कंपाउंड रेशियो समझ में नहीं आया, फिर से समझेंगे प्लीज? ओके, मैं फिर समझा देता हूँ। कंपाउंड रेशियो का मतलब है कि किसी भी दो रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं ना कि रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर रेशियोज। इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सर, नंबर्स में से क्या ABC लेने से? अच्छा ठीक है, पहले मैं एक इन जनरल टर्म लिख देता हूँ, और फिर मैं रेशियो को नंबर्स में भी लिख के दिखाऊंगा। जैसे मैं अभी आपको बताया ना कि सपोज एक फर्स्ट रेशियो है A:B,
सेकेंड रेशियो है C/D। मैं इन जनरल लिख देता हूँ और फिर आपको नंबर लिख के भी बताऊंगा। तो मैं अगर कहूँ कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस टू रेशियो, सो व्हाट यू विल डू, इस रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एंटीसीडेंट्स, आप इसके एंटीसीडेंट को इसके एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब A और C को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब B इंटू D। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपका फर्स्ट जो रेशियो है 2:3 है, सेकेंड रेशियो है 5:6, सपोज 5:7। नाउ इफ आई आस्क टू फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:7, आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म 5 है, तो आप पहला टर्म लिखेंगे 2 इंटू 5, रेशियो 3 इंटू 7। तो ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 10:21। 21. दिस इज द कंपाउंड रेशियो। Okay, sir. ओके सर, समझ में आया, थैंक यू। वेलकम। सो दिस इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस टू। तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन इन ए गिवन रेशियो, कि अगर आपको दिया गया है ये क्वेश्चन ना, ये जो डिवीजन वाला है, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना इसको तो और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। अगर आपको दिया गया कि A/B एक रेशियो है और ये भी दिया गया कि उसके सम जो है, मतलब A एक क्वांटिटी है और B एक क्वांटिटी है, और A और B के जो सम है वो S है, तो आपसे पूछा गया है कि दोनों के शेयर कितने कितने होंगे, A का शेयर कितना होगा और B का शेयर कितना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, A का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू सम, ये निकल जाएगा A का शेयर। उसी प्रकार से अगर हम B का शेयर निकालना चाहेंगे तो B डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू सम। ये अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। Okay, sir. फिलहाल आप फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। अभी मैंने जब एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनाया है ना, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें आपको और क्लियर समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। चलिए, तो ये था हमारा टोटल कंसेप्ट ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम जितने 7 कंसेप्ट हम डिस्कस किए हैं ना, इन सभी कंसेप्ट पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द रेशियो। सिंप्लीफाई द रेशियो का मतलब है राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अभी आपको एक कंसेप्ट हम पढ़े थे ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, तो कभी भी आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंप्लीफाई द रेशियो, मींस आपको यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। Sir, 6, 8. Sir, C number. सर ए। Option number. Sir, A. ओके, तो आप सभी लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई भी बच्चा आंसर बताएगा नहीं। जब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको मैच करना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। सही है, बहुत अच्छी बात। अगर गलत है और आपको डाउट है कि इसको किस प्रकार से पूछना है, तभी आप पूछेंगे, अदरवाइज आप नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे क्लास में, क्योंकि आप सभी लोग बोलोगे तो फिर किसी का आवाज समझ में नहीं आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या करोगे, जैसे है ना 36 एंड 40:48, तो पहले आप 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 और 48 का कितना हो जाएगा, 12। आप सभी लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने आता है? Yes, sir. यस, तो 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का यही सबसे आसान फॉर्मूला है। तो 12 से डिवाइड करने पे 3 एंड यहाँ 12 से डिवाइड करने में 4, तो जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वो हो जाएगा 3:4। तो जिन बच्चों का भी आंसर 1 है, ए सही आंसर है। जिनका आंसर इसके अलावा है तो आप लोग देख लीजिए तो आप लोग क्या गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 hours to 30 minutes। यहाँ पे आपको मैंने समझाया था ना कि हमेशा किसी दो क्वांटिटी का रेशियो हम तभी लेंगे जब उसके यूनिट सेम होंगे। तो यहाँ पर देखो, एक का यूनिट आवर्स में है, दूसरे का यूनिट मिनट्स में है। तो यहाँ आपको पहले क्या करना होगा, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम 2 hours को मिनट में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या, 1 hour इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट, 60. 120 minutes, sir. यस, 2 hours 2 into 60 is equals to 120 minutes।
अब हम दोनों का रेशियो ले लेंगे कि 120 मिनट्स रेशियो 30। तो जब भी इस प्रकार से आप रेशियो लिखेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 है, तो दोनों तरफ हम 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 4, एंड ये 30 से डिवाइड करने पे 1। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आएगा दैट इज 4:1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया गया है इफ a is to b is 3/5, 3:5, find 2a into 2b। तो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना इक्विवेलेंट रेशियो। अगर a is to b एक रेशियो है और सेम नंबर हम अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। तो वही है a is to b आपको दिया गया है 3:5, तो यू हैव टू फाइंड 2a is to 2b। आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 3 रेशियो 2 into 5 which is equals to 6:10। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सर कोई आप यस बोलो। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। ओके मैं रिपीट कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, यस। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 hours to 30 मिनट। तो मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी रेशियो जब हम निकालते हैं तो रेशियो निकालने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो पहले वाली यूनिट है वो आवर्स में है और दूसरी यूनिट मिनट में है। हम पहले क्या करेंगे, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 hours इक्वल्स टू 120 मिनट्स। अब हम 120 मिनट्स और 30 मिनट का रेशियो लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से मैं इरेज करता हूं और फिर से दोबारा लिखता हूं आपके लिए। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 120:30। तो कभी भी जब हम रेशियो लिखेंगे ना तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो इसके HCF से डिवाइड करेंगे। तो इसको 30 से डिवाइड कर दिए और इसको भी 30 से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या निकल के आएगा 4, एंड ये 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आएगा दैट इज 4:1। तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ओके सर। थ्री वाला एक बार Yes, रिपीट sir. कीजिए ना, क्वेश्चन 3। ओके 3 मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है a is to b is 3:5। यू हैव टू फाइंड 2a is to 2b। मतलब कि रेशियो के दोनों तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रेशियो निकल के आएगा 3 into 2 is 6 and 2 into 5 is 10। सो हमारा जो फाइनल रेशियो होगा दैट इज 6:10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। अभी आपको मैंने कंपाउंड रेशियो निकालना सिखाया था ना कि हम पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। यस, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 4 8, is to 3 into 5 15, that is 8:15। आंसर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ अब देखो यहाँ पे जो मैं लास्ट में आपको बताया था ना शेयर वाला, वो इस ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव टू डिवाइड 480 रुपीज। आपके पास 480 रुपीज है, इसको आपको डिवाइड करना है 5:3 के रेशियो में। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो ना तो हमें क्या करेंगे, जो जब भी शेयर मतलब ये कह रहा है ना 5:3 को डिवाइड करो, 480 को डिवाइड करो, मतलब यहां पर जो है ये सम है। सम इज इक्वल्स टू 480 एंड दिस इज a:b। तो तुम्हें एक का जो रेशियो है वो 5 है, तो a का शेयर कितना होगा। तो a का शेयर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना, a डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू सम। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे लगा दो। तो a की वैल्यू यहां पे क्या है 5, यू विल राइट हियर 5 डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय
एस की वैल्यू कितनी है 480। 480. तो अब इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना निकल के आएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 480। तो 8 से इसको अगर हम 300. कैंसिल आउट करेंगे तो 60 विच इज इक्वल्स टू 300। तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया 300। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना है जो कि बी के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए ये। तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेयर आएगा वो क्या होगा, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर जो होगा वो बी डिवाइडेड बाय A plus B. ए प्लस बी इंटू एस विच इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 480। 480. 180 sir 8 answer. से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 60 विच इज इक्वल्स टू 180 sir. 180। तो जो सेकंड शेयर हो गया 180। तो अगर हम 480 को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो वो कितना हो जाएगा 300 एंड 180। 180. सो आपको ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर एक बार फिर से समझाइए ना, समझ नहीं आया। यस सर, हाँ, फिर से देखो, प्लीज। मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अभी आपको ना मैं फॉर्मूला से नहीं समझाऊंगा, अभी आपको मैं नॉर्मल लॉन्ग मेथड से समझाऊंगा, जिसके लिए जो भी आसान है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको दिया गया हो ना कि डिवाइड कुछ क्वांटिटी दिया गया हो और यू हैव टू डिवाइड इन पर्टिकुलर रेशियो, तो आपको मान लेना है कि जो पहली क्वांटिटी है वो 5x है और जो दूसरी क्वांटिटी है वो 3x है। और आपको दिया गया है कि इस दोनों क्वांटिटी का जो सम है ना वो 480 है। तो आपको ऐसे निकाल लेना है 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 480। तो इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8x इक्वल्स टू 480। Yes. यस, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 8। तो ये जो Yes. x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60। और मैंने आपको बताया ना कि हम पहले क्या माने कि हमारी जो पहली क्वांटिटी है वो 5x है, दूसरी क्वांटिटी 3x है, और हमें ये पता चल गया है कि x की वैल्यू 60 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 60, Mm. और ये 3x हो जाएगा 3 इंटू 60। तो जो हमारी पहली क्वांटिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 300 एंड जो दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी 60 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 180। तो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको जो तरीका आसान लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। सो 300 एंड 180 इज द राइट आंसर। एक में फॉर्मूला बताया था ना कि a डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू एस। Sir, second step है ना easy. यस, तो आप यस ये सर। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो देखो ये फॉर्मूला आपको आसान लगने लगेगा। उसमें क्या है ना, ये एक्स मानना नहीं पड़ेगा, आपको कम समय लगेगा। तो ये आपके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको ये तरीका अपनाना है, ये रेड कलर के बॉक्स में जो है, या फिर ये एक्स मान के तरीका अपनाना है। विच एवर इज आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको कम समय लगे। Okay sir. ओके, तो चलिए उसी प्रकार से अब हम अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम है। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 7:5 and total number of student is 72, find the number of girls। तो मैंने आपको बताया ना कि x मान लेंगे। इसी प्रकार से जब अगर सपोज ये बॉय इज टू गर्ल है, ये हमें दिया गया है कि 7:5 है ना, तो हम मान लेंगे कि जो बॉय का नंबर है वो 7x है और जो गर्ल का नंबर है वो 5x है। क्यों, यहाँ पे 7:5 दिया गया है। अब हमें दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट 72 है, तो हम नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल को ऐड कर देंगे, दैट इज 7x प्लस 5x विच इज इक्वल टू 72। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12x इज इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 6। तो अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल इज 5x, सो नंबर ऑफ गर्ल विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 6, सो 5 इंटू 6 विल बी इक्वल्स टू 30। सो 30 इज द राइट आंसर। सर Hello sir, हाँ बोलो, परत सांगते का? हाँ बोलो, क्या फिर से बताओ।
सर एग्जांपल फिर से बताओ ना। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, देखो ये क्वेश्चन जो है वो उसी का एग्जाम्पल है कि आपसे पूछा गया है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, मतलब आपकी क्लास में लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है ना वो 7:5 दिया गया है, और यह बताया गया है कि आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 72 है। तो जब भी हमें रेशियो दिया जाएगा ना, उस रेशियो के साथ हम एक्स लगा के मान लेंगे टोटल क्वांटिटी। तो हम मानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉय है वो 7x है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 5x है। तो जब नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल को ऐड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा ना। तो वही मैंने किया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉय 7x प्लस 5x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 72। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी दैट इज 6, और हमने क्या माना था कि नंबर ऑफ गर्ल इज 5x, तो 5 into x will be 30, so the number of girl will be 30। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड तो नंबर ऑफ 42 बॉयज, तो 42 आता। यस, क्यों कि नंबर ऑफ बॉयज हमने 7x माना था, तो 7 into 6 will be equals to 42। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल पूछा गया है तो आप नंबर ऑफ गर्ल पर टिक करेंगे, अगर नंबर ऑफ बॉयज पूछा जाता है तो हम 42 पर टिक करते हैं। चलिए Yes. नेक्स्ट। थैंक यू भैया। ओके थैंक यू, वेलकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 4:6। इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपको ये चेकना है कौन सा ऐसा रेशियो है जो 4:6 को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो देखो हमारा जो पहला ही रेशियो है ना, अगर हम इस दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमें क्या मिलेगा 2:3। तो ये जो है इस रेशियो को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इक्विवेलेंट रेशियो मैंने बताया था ना कि किसी भी गिवन रेशियो में एक ही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, उसके बाद जो रेशियो मिलेगा उस रेशियो को हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। तो 7th नंबर का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ 1 kg इज टू 250 ग्राम। देखो फिर से यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी के रेशियो निकालने हैं, लेकिन दोनों क्वांटिटी का यूनिट अलग है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करिए। यस सर। यस, और मुझे आंसर चैट में बताइए। ओके अदिति, आपने सॉल्व कर लिया? नो से सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप सॉल्व करने के बाद ही हैंड रेज करेंगे। यस, अपूर्वा बताओ व्हाट इज द आंसर? Sir, option number B, 4:1. 4:1। चलो हम सॉल्व करके इसको देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर क्या है। सर ऑप्शन नंबर बी। ओके सर वेरी ऑप्शन गुड, वेरी गुड। 4:1। नहीं, एक बच्चे सर आंसर ऑप्शन बता नंबर दिया। बी। आप ऑप्शन तभी बताएंगे जब मैं आपका नाम लेके पूछूंगा, जिसका नाम लेके पूछूंगा आंसर वही बताएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हम 250 ग्राम से रेशियो निकालेंगे। तो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 250 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 4:1 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिनका भी ऑप्शन बी आया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ देखो, अब एक और नए प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, इसको हम पहले सॉल्व करके बताते हैं। सर क्वेश्चन नंबर फिर- 8 फिर से बताइए ना प्लीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा हूं मैं कि हमें 1 kg का रेशियो 250 ग्राम से फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि रेशियो हम तभी निकालेंगे जब दोनों के यूनिट सेम होंगे। तो यहाँ पर एक यूनिट तो केजी में है, दूसरा यूनिट ग्राम में है। तो पहले हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये आपको पता होना चाहिए कि केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो 1 kg इक्वल्स टू
1000 ग्राम। अब हमें ग्राम में मिल गए दोनों क्वांटिटी, तो हम 1000 ग्राम का 250 ग्राम से रेशियो निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 1000:250। अब देखो दोनों तरफ अगर हम 250 से डिवाइड करें, क्योंकि इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो 250 है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ 250 से डिवाइड कर देंगे। तो 250 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 4 और ये 250 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1। सो हमें जो फाइनल रेशियो मिलेगा दैट इज 4:1। ओके So 4:1 is the right answer, that is option B। चलो अब एक नेक्स्ट अलग प्रकार का क्वेश्चन हमें मिला है कि अगर आपको इस प्रकार से दिया गया हो A:B। सर हम उसमें भागाकार भी कर सकते हैं ना सीधे सीधे? हाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब आपको दिया गया है A:B इक्वल्स टू 5:7 और दूसरा दिया गया है B:C इक्वल्स टू 14:9 और आपको फाइंड आउट क्या करना है A:C फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो ना तो देखो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख लो A, B और C। आपको A:B क्या दिया गया है 5:7 और B:C क्या दिया गया है 14:9। अब हमें देखो हमें क्या करना है कि ये देखो ये दोनों B की वैल्यू है, हमें दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए अगर मैं ऐसा करूं कि इसके रेशियो में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 5 और 2 × 7। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी रेशियो के अगर दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं आता। तो जब हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको अलग से फिर से लिख के बता रहा हूं ABC। तो ये हो जाएगा 10:14 और नीचे क्या है 14:9। अब ये देखो ये दोनों सेम हो गया ना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10:14:9। तो ये A:B:C की वैल्यू निकल के आएगी। आपसे यहाँ पूछा क्या क्या है, फाइंड A:C। जस्ट वेट, हाँ ये मैं आपको अभी बताया हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड A:B:C तब ये होता। मैं इसी क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आगे हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैं अभी आपको यहां पर समझा रहा हूं। और अब आपसे पूछा क्या गया है A:C। जब इस प्रकार से पूछा जाए ना तो हम या तो इस प्रकार से निकाल लें, नहीं तो देखो A:B को हम लिख सकते हैं A/B और B:C को लिख सकते हैं B/C। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा पहले मैंने इसको इरेज कर दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो हम पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हमें अभी पूछा गया है कि आपको दिया गया है A:B गिवन है एंड B:C गिवन है। यू हैव टू फाइंड A:C। ये हमें पता करना है ना। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो हम क्या करेंगे, A:B को हम लिख सकते हैं A/B और B:C को लिख सकते हैं B/C। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा A/C। चलो हम यही करते हैं, A:B गिवन है कितना 5:7, तो हम लिखते हैं 5/7 मल्टीप्लाइड बाय B:C दैट इज 14/9। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 2 सो विच इज इक्वल्स टू 10/9। सो A:C इज इक्वल्स टू 10:9। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिए जाए ना A:B गिवन है एंड B:C गिवन है, तो आप सिंपली क्या करेंगे दोनों रेशियो को मतलब दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हमारा फाइनल रेशियो होगा A:C। सो 10:9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को ये चीज? यस सर। यस वेरी यस गुड वेरी गुड। ओके क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा जितने भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं ना वो कंसेप्ट यहाँ पर लगाना होगा। तो अभी तक जो कंसेप्ट हम शेयर वाले कंसेप्ट पढ़े हैं ना कि कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो यहाँ पर हम लगाएंगे। आपको दिया गया है कि रेशियो ऑफ साइड ऑफ लेंथ मतलब लेंथ रेशियो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3:4।
तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है, तब जाके आप लेंथ और ब्रेथ निकाल पाओगे। तो अब इसकी वैल्यू हमें कैसे मालूम चलेगी? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर। तो कौन मुझे बताएगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है? एनीवन? सबसे पहले बात कि आपको पता है रेक्टेंगल किसको कहते हैं? यस सर। किसको कहते हैं Yes, रेक्टेंगल, sir. बताओ? सर जिसकी सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री में होते हैं, और जिसके ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। यस, तो इसके पहले जब भी आप बताओगे ना रेक्टेंगल, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं जिसमें अपोजिट साइड बराबर होते हैं, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, और ये जो सभी एंगल होते हैं ना ये 90 डिग्री होते हैं। तो अब मुझे बताओ, सपोज दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इस रेक्टेंगल का? सर मैं बताऊं अदिति? हाँ बताओ। 2 into the bracket L plus B. Yes, very good. So perimeter of a rectangle is equals to 2 into length plus breadth. तो देखो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? हमें लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, तब जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे हमें दिया गया है ना पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, 70 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 35। अब हमें लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू मालूम चल गई 35, और हमें ये पता है कि लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है दैट इज 3:4। अब लेंथ प्लस ब्रेथ की रेशियो मालूम है और लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू मालूम है, तो अब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं L प्लस बी इज इक्वल्स टू 35। तो मैंने आपको इसको सॉल्व करने बताया है ना, इसको हम मान लेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि यहाँ पे 3:4 के रेशियो में है ना, तो पहले L है तो लेंथ L मानेंगे, फिर B इज इक्वल्स टू 4x, और हमें पता है L प्लस बी will be equals to 3x plus 4x which is equals to 7x, और हमें पता है L plus B की वैल्यू कितनी है 35, so x is equals to, यहां पर हम इसको ऐसे लिखें L plus B is 35, so x will be equals to 35 divided by 7 which is equals to 5। अब हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है which is equals to 3 into 5, x की वैल्यू हमें 5 मिल गई ना, तो ये हो जाएगा 15। अगर हमें पूछा जाता है व्हाट इज ब्रेड्थ, तो हम ये निकाल लेते हैं 4 into 5 इज इक्वल्स टू 20। हमें पूछा क्या गया? फाइंड इट्स लेंथ, सो लेंथ क्या है 15, सो 15 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सही आप लोगों को समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से कैलकुलेट किए? Yes, sir. यस, वेरी गुड। चलो तो हम रेशियो का आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको A:B गिवन है और B:C गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड A:B:C। हेलो सर। यस बोलो। मेरा हाँ नयन बताओ क्या डाउट है आपको? सर मेरा आंसर 645 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर? सर मेरा आंसर नहीं क्या 645 आ रहा है आंसर। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर। ओके क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आप मैच करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है? तो देखो अब हमें यहां पर दिया गया है कि A:B इज इक्वल्स टू 2:3 and B:C equals to 4:5. We have to find A ratio B ratio C. तो जब भी इस प्रकार का हमें दिए गए हो ना, तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे A, B and C. A:B is given 2:3 and B:C is given 4:5.
तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि देखो अब ये दोनों जो b की वैल्यू है ना वो अलग अलग है, तो हमारा सबसे पहले पर्पस होना चाहिए इस दोनों b की वैल्यू को बराबर करना चाहिए। तो देखो दोनों b की वैल्यू को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12, और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 12, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब भी हम किसी रेशियो में अगर एक साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से हम उसको दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हम 4 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो क्या हो गया, 4 इंटू 2 8, रेशियो 12, ये भी 12 हो गया, और ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। तो जो हमारा फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये बी आंसर आएगा सर, बी। 8:12:15, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको हमेशा देखना है कि जो b की वैल्यू दिया है ना, वो b की वैल्यू अगर अलग अलग है तो आपको किसी ऐसे नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना है ताकि b की वैल्यू दोनों में बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पहले क्या था 3 और यहाँ पे पहले था 4। तो 3 और 4 दोनों को अगर बराबर करना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए हम और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों 12 हो गया। तो अगर यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 4 12, ये भी 3 इंटू 4 12 हो गया, 5 इंटू 3 इज 15। तो इस प्रकार से जब भी आपसे पूछे ना फाइंड द रेशियो ऑफ a is to b is to c, तो ये हो जाएगा 8:12:15 इज द करेक्ट आंसर। सो हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है। एक क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप अपने घर पे सॉल्व करेंगे जब आपको ये सीट मिल जाएगा। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे में दिए हुए हैं, जो भी आप डाउट है आप इस आंसर से देख सकते हैं। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट आज का डिस्कस करना शुरू करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शन। तो अब अभी हम रेशियो पढ़े थे ना, अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। हाँ, प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। जब हम दो रेशियो को आपस में बराबर लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे अगर मैं लिखूं कि a is to b is equals to c is to d, तो अब हम कहेंगे a b c and d आर ए प्रोपोर्शन। तो अब इस अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोपोर्शन में मीन्स क्या है और एक्सट्रीम क्या है, तो मीन्स जो बीच की दो वैल्यू होती है ना उसको हम मीन्स कहते हैं, और जो दोनों एंड पे होता है उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। मतलब b and c इज द मीन्स एंड a and d आर द एक्सट्रीम्स। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब अगला है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब कहने का मतलब है a b c और d, अगर हम कहते हैं कि a b c d आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब मैंने बताया ना आपको मीन्स किसको कहते हैं, बीच की दो वैल्यू को। अगर ये चार नंबर आपस में प्रोपोर्शन है तो हमेशा b इंटू सी विल बी इक्वल्स टू a इंटू डी। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसको हम कैसे याद रखें, तो इसको आप इस प्रकार से लिखिए, a इज टू b है ना, a इज टू b को आप लिख लीजिए a डिवाइडेड बाई b, और c इज टू d को लिख लीजिए c डिवाइडेड बाई d। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इंटू d this one and b into c is this one, so cross multiplication will always be equal। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, दोनों को फ्रैक्शन में लिख के दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल, दैट इज bc इक्वल्स टू ad। नाउ अब अगला कंसेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है x और y, तो अगर मैं कहता हूं कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका मतलब यह है कि अगर x की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो y की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। इसको हम कहेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर सपोज एक क्वांटिटी x है
और दूसरी क्वांटिटी y है। तो अगर x इंक्रीज होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y डिक्रीज होगा, तो हम इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सर एग्जांपल देकर बताओ ना। हाँ, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। अब मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं आपको, सपोज एक फल का दाम, कॉस्ट ऑफ वन फ्रूट इज सम रुपीज, सपोज x रुपीज। तो मैं इफ आई आस्क यू कि कॉस्ट ऑफ टू फ्रूट, तो क्या है कि नंबर ऑफ फ्रूट बढ़े हैं ना, तो हमेशा जो उसका कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा ना, 2x होगा। 2x होगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यस तो इस प्रकार के दो क्वांटिटी होते हैं ना, उस दोनों क्वांटिटी को हम बोलते हैं दे आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके। अब अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का मैं एग्जांपल दूं, सपोज आप अपने घर से स्कूल जाते हो, कार से, बस से, किसी भी से, तो अगर स्कूल जाने, अगर स्पीड आपका इंक्रीज हो जाए कि आप जिस स्पीड से जाते हो, तो आपको क्या है, अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो आपको जो घर से स्कूल जाने में जो टाइम लग रहा है वो डिक्रीज होगा ना, टाइम विल डिक्रीज। अगर डिस्टेंस सेम है, मान लो आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो अगर आप कुछ स्पीड से पहले दिन गए और उसके अगले दिन उससे ज्यादा स्पीड से गए, तो पहले दिन जितना टाइम लगा था उससे कम टाइम लगेगा। मतलब क्या है कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। यस इस सर। प्रकार की जो क्वांटिटी होती है Yes, ना, इस दोनों क्वांटिटी को हम कहते हैं दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन, कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके अब सर। आगे हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सभी हो गए हमारे हेलो बेसिक सर। कंसेप्ट ऑफ द प्रोपोर्शन। यस, बोलो। सर दूसरा और तीसरा फिर से बताओ ना। ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, दूसरा और तीसरा मतलब मीन्स एंड एक्सट्रीम, ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3। यस सर। देखो, मीन्स और एक्सट्रीम में कुछ नहीं है कि अगर चार क्वांटिटी एक प्रोपोर्शन में है ना, तो जो बीच वाली दो क्वांटिटी होती है उसको हम मीन्स कहते हैं, और जो दोनों एंड पे होती है, मतलब जो सबसे पहले होती है और जो सबसे लास्ट में होती है, उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी ये है कि अगर चार नंबर आपस में प्रोपोर्शन में हैं, तो जो मीन्स है मतलब बी और सी, अगर इसके हम प्रोडक्ट लें और ए और डी के प्रोडक्ट लें, तो वो दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। एक एग्जांपल लिख के मैं बता देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ 2/3, सो 2/3 इज इक्वल टू 4/6। क्यों? 4/6 को भी अगर हम एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 2/3 होगा। तो इस प्रकार के जब दो रेशियो हैं जो दो आपस में बराबर हैं, तो हमेशा जो इसके प्रोडक्ट होंगे ना वो आपस में बराबर होंगे। मतलब 2 into 6 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 4 into 3। इसका मतलब ये हुआ 6 into 2 is 12, 4 into 3 is 12। तो यही मैं लिखा हूं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। आगे समझ में? यस सर। Yes, sir. और जो आप पूछे हो ना, आपका पहला क्वेश्चन ही वही है। तो क्वेश्चन नंबर Thank सॉल्व you, करो। सर ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर ए इज टू बी है, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो आपको क्या करना है, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। बी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है ना, इस वक्त ये जो क्वेश्चंस है ना, आप इसको प्रोपोर्शन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आप सभी लोग बताएं यूनिटरी मेथड। नो। चलो ठीक है, मैं पहले मैं यूनिटरी मेथड समझा देता हूँ और फिर मैं प्रोपोर्शन से समझाऊंगा जो आपको आसान लगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल कॉस्ट 20 रुपीज। आपको दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 32 5 पेंसिल इज 20। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले 1 पेंसिल का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखो 5 पेंसिल के कॉस्ट 20 है,
तो वन पेंसिल का कॉस्ट हमेशा 20 से कम होगा, क्योंकि ये पेंसिल डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल डिक्रीज हो रहा है ना। तो हम डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वन पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4। अब आपको अब आपको अगर वन पेंसिल के कॉस्ट मालूम चल गए तो 8 पेंसिल का कॉस्ट तो मालूम चल ही जाएगा ना। 8 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 8 into 4, 32। कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल इक्वल्स टू B, sir, 8 into option 4। ऑप्शन बी सर। Option B, Yes, sir. very good. 2 is the right answer. Option B is correct. तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो ना, आप सिंपली पहले एक पेंसिल का कॉस्ट निकाल लीजिए और फिर उसको जितने भी नंबर ऑफ पेंसिल से पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। इफ 12 men can do a work in 10 days, how many men can do a work same work in the 15 men कितने दिनों में करें। अगर किसी काम को करने के लिए 12 लोग लग रहे हैं तो वो 10 दिनों में खत्म हो जा रहा है। अब आपसे पूछा गया कि अगर 15 लोग होंगे तो कितने दिनों में खत्म होगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज क्या हो, कम हो जाएंगे ना। यस सर। Yes, Yes, sir. हाँ, तो आप देखिए इस केस में आपको क्या करना है कि अगर 12 मैन 10 डेज में खत्म कर रहा है, तो अगर एक आदमी होगा तो वो कितने दिनों में खत्म करेगा, ज्यादा दिनों में खत्म करेगा। तो जब डेज इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, 12 into 10 कर देंगे। क्यों, जब इंक्रीज होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो डिवाइड करते हैं। तो 1 man विल डू इन 12 into 10 days, तो 15 मैन के कम दिनों में करेगा। तो वी विल व्हाट वी विल डू 12 into 10 डिवाइडेड बाय 15। इसको अब मैं एक दूसरे तरीके आसान तरीके से मैं समझाता हूं कि आप कम समय में कैसे कर पाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एक Yes. फॉर्मूला सिंपली आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आपको इस प्रकार से दिए गया हो ना मैन और डेज, तो M1 into D1 शुड बी इक्वल टू M2 into D2। इसका कहने का मतलब है कि शुरू में जितने आदमी थे तो कितने थे 12, और इनिशियली कितने डेज लगे 10 डेज इंटू 10 शुड बी इक्वल टू, अब नंबर ऑफ पर्सन अब कितने हैं 15, तो 15 इंटू, अब आपको डे नहीं पता है तो आपको D2 यहाँ पे रहने दीजिए। तो यही आपसे पूछा गया है D2। तो यहां से आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो D2 विल बी इक्वल टू 12 into 10 डिवाइडेड बाय 15। यही फॉर्मूला हमें फिर से निकल के आ गया। तो आप इस प्रकार से याद रखिए कि जब भी नंबर ऑफ मैन एंड डेज, यस वेरी गुड, तो 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 4 into 2 इक्वल्स टू 8 डेज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला क्या है। यस वेरी गुड। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो ना तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था ना, अब आपसे यहाँ पूछा भी गया है कि विच ऑप्शन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए। कौन बताएगा इसमें से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए। नो, चलो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आप लोग देखना क्या इसको ऑप्शन कैसे नंबर करते हैं। B, देखो, sir. B. अब मैं आपको ऑप्शन बी। ओके मैं आप बता रहा हूँ। ऑप्शन बी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, स्पीड और डिस्टेंस। तो जब भी हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, मान लो किसी स्पीड से आप जा रहे हो, अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा ना। मान लो अगर टाइम सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ ना टाइम इज कांस्टेंट, अगर सेम टाइम में हम किसी स्पीड से जाएं तो जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो अगर स्पीड को हम उतने टाइम के लिए बढ़ा दें तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेंगे ना। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ये कौन से प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को। यस सर। yes, चलो उसी प्रकार से अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, स्पीड एंड टाइम। अगर स्पीड को हम इंक्रीज कर दें तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। अगर डिस्टेंस बराबर है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन।
तो आपसे पूछा भी गया है ना कि विच वन इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी रेशियो वाले क्वेश्चन में समझाया था ना, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ 3 बुक इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 बुक। पेंसिल वाला हम किए थे ना। यस सर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर क्वेश्चन है कि 6 वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, सो हाउ मेनी वर्कर आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। इसको इस प्रकार से लिखेंगे ना कि 6 into 12 should be equals to how many workers, तो नंबर ऑफ वर्कर को W मान लेंगे, सो W into 4। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो W की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर होगा। इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं भी क्लास में सॉल्व नहीं करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको दिया गया है यू हैव बीन गिवन A is to B is equals to 2 is to 5। You have to find A plus B रेशियो B। ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, A की वैल्यू हमें मान लेनी है 2x, B की वैल्यू मान लेनी है 5x। अब A प्लस B क्या हो जाएगा, A प्लस B विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 5x विच इज इक्वल्स टू 7x। अब हमें क्या है, रेशियो निकालना है A प्लस B का किससे, B से। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू 7x और B इज 5x। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7:5। ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट करते हैं A प्लस B तो 2 + 5। लेकिन नॉर्मली x के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये कंप्लीट क्वांटिटी हम मानते हैं, ये रेशियो नहीं मानते। ये रेशियो है, ये कंप्लीट क्वांटिटी है। तो जब इस प्रकार से करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। सो 7:5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए और मुझे बताइए x की क्या वैल्यू होगी चैट में। आप जो बच्चे सबसे पहले हैंड रेस करेगा मैं उसको आंसर बोलने का मौका दूंगा। ओके अनुष्का, यू हैव सॉल्व, व्हाट इज आंसर? सर आंसर बी 3। यस, वेरी गुड। सर कैसे आया सर? हाँ चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ना, x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 12/20। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो सिंपली आप क्या करो, मैं आपको बताया था ना, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो और आपस में बराबर कर दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 20x इज इक्वल्स टू 12 into 5। अब यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 into 5 डिवाइडेड बाय 20। सो 5 से 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 3 बार टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आपको दिया गया है ना कि x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 12/20। आपको ये देखना है कि ये 12/20 कैसे बना। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं तो ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो किस नंबर में हम 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि वो 12 हो जाए, तो 3। तो ये दोनों तरीका है सॉल्व करने का, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली एक अगर इस प्रकार से दिया गया तो डायगोनली मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करवाया था इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कौन बताएगा? जो भी बच्चे सॉल्व करेंगे सबसे पहले रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 10। यस अनुष्का बताओ। सर ऑप्शन बी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 3:2। हम मान लेते हैं बॉय इज इक्वल्स टू 3x एंड गर्ल इज इक्वल्स टू 2x। अब ये दिया गया है कि इफ देयर आर 18 बॉयज, मतलब 3x इज इक्वल्स टू 18। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 3, सो विच इज इक्वल्स टू 6। और हमें गर्ल्स की वैल्यू क्या है, 2x है, तो गर्ल का नंबर क्या हो जाएगा, 2 into 6 विच इज इक्वल्स टू 12। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये समझ में आया सभी बच्चों को?
Yes, sir. Yes, very good. Now next question, question number 11. हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करिए। हाँ देखो इसमें है ना, तो मैंने आपको बताया है ना, जब देखो ये बॉय इज टू गर्ल दिया हुआ है ना, कि रेशियो ऑफ बॉय इज टू गर्ल इज इक्वल टू 3:2। इस प्रकार से जब भी दिया जाए ना, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ बॉयज मान लो, जो पहला नंबर रेशियो में जिसका नंबर पहले है ना, तो बी बॉयज का नंबर पहले है, तो हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3x और नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 2x। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज 18 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू 18। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6, और हमने माना था कि नंबर ऑफ गर्ल इज 2x, सो x की वैल्यू 6 है, सो 2 into 6 इज इक्वल टू 12। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोपोर्शन है। इफ a इज टू b, अभी मैंने आपको बताया था ना, इज इक्वल टू b इज टू c। सो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको मैंने आपको बताया था, ऐसे लिख लीजिए, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई c। आप इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो यहां से हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू C, ac। sir. C C option. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 12, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। चलिए आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, अभी सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत आसान है कि कॉस्ट ऑफ 10 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल कितने हैं 900, तो 1 लीटर का डिवाइडेड बाय 10 और 6 लीटर का इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 540। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। किसी बच्चे का ऑप्शन ए से अलग कोई आंसर आया है? No, sir. यस वेरी गुड। हाँ अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 ये सॉल्व करके बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, a इज टू b शुड बी इक्वल्स टू c इज टू d। अब मुझे चेक करके बताओ कि इसमें से कौन से प्रोपोर्शन में है। रेज योर हैंड, जिसको आंसर बताना है सबसे पहले, यू विल हैव टू रेज योर हैंड। बताओ। ओके दर्शन बताओ। Sir, option B. ऑप्शन बी। ओके चलो अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें क्या देखना है कि कौन से दो रेशियो आपस में बराबर है। तो सिंपली है कि जैसे ये 2:3 है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें, ये अगर हम इसको 2:3 एंड 6:8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2, 3 एंड 4, ये 3:4 हो जाएगा। तो 2:3 और 3:4 बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 3:4 होगा, और इधर भी 3:4 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सिंपली क्या करना है कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो प्रोपोर्शन में है। तो 3:4 एंड 6:8 इज इन प्रोपोर्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर इसका एक और तरीका मैं चेक करने का आपको बताता हूं। इसका तरीका चेक करने का क्या है कि अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है ना, तो सिंपली मैंने आपको बताया था ना कि इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 2:3 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, और 6:8 को 6 डिवाइडेड बाई 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर बराबर है तो प्रोपोर्शन में है, बराबर नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो 6 × 3 18 और 8 × 2 16, ये बराबर नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। उसी प्रकार से 3:4 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 4, जस्ट वेट, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 6 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 3 × 8 24 which is equals to 4 × 6, 4 × 6 is also 24। Yes, sir. 24. ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर बराबर आ गए तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14,
इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हम ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हम सॉल्व कर चुके हैं ना, एक्स की वैल्यू निकालना। ये भी आप अपने होम घर पर सॉल्व करेंगे। और आप, हाँ बोलो। हेलो सर, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से सॉल्व कर क्वेश्चन सकते नंबर हो? 14 आप खुद से ट्राई करिए घर पे, अगर आपको नहीं हो, क्योंकि हम इस प्रकार के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप घर पे ट्राई करिए, अगर नहीं सॉल्व होगा मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ओके सर। चलिए, तो आपको रेफरेंस सर? के लिए आपको आंसर दिए गए हैं। हाँ बोलो। सर एक बार होमवर्क रिपीट कर सकते हैं? जो भी आपको ये आंसर शीट मिल जाएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर टिक नहीं किए हुए हैं ना, जिसको मैंने सॉल्व करके नहीं बताया है, तो वो आपका होमवर्क है। आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ क्लास में ना, ये लिखा हुआ क्लास में आपको मिलेगा। जिसके आगे नहीं लिखा हुआ है वो आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके सर, थैंक यू। तो अब हम आज का तीसरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज परसेंटेज। हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम तीसरा टॉपिक सॉल्व करेंगे, वो है परसेंटेज। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, सो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज मीन्स पर 100, कि कोई भी क्वांटिटी 100 में कितना होगा उसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो आगे हम देखेंगे कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, कि कोई भी क्वांटिटी है वो आउट ऑफ 100 कितना है। सो 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100। परसेंटेज का ये मतलब होता है कि आउट ऑफ 100, तो 1% मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, उस फ्रैक्शन को, जैसे a डिवाइडेड बाय b है, अब आपसे बोला गया है इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर परसेंटेज में दिया गया है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे मान लो मैं 10% दिया हूं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर मैं इन जनरल फॉर्म लिखूं, तो अगर परसेंटेज में a% लिखा गया है, a%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज इन परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड दिस इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कन्वर्जन फॉर्मूला है ये आपको यहां लिखा हुआ है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो कह रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है, सपोज 100 है, एक क्वांटिटी 100 से बढ़ के 120 हो गई, तो मैं आपसे पूछूं कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, यहां पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। चलो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। फॉर एग्जांपल, कि अगर 100 इंक्रीज होकर 120 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे व्हाट इज इंक्रीज, हाउ मेनी इंक्रीज क्या होगा, परसेंट। इंक्रीज इक्वल्स टू 120 माइनस 100। इंक्रीज मतलब कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा, ये 20 बढ़ा, 20। यस। अब मैं कैलकुलेट करूं व्हाट इज इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया गया है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इंक्रीज कितना हुआ है, 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था, ये ओरिजिनल है ना 100, यस। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 20%। इसी प्रकार से हम इंक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। उसी प्रकार से जैसे हम इंक्रीज फॉर्मूला करते हैं ना,
उसी प्रकार से हम डिक्रीज फॉर्मूला में निकालते हैं। डिक्रीज परसेंटेज किस निकालेंगे? सपोज 100 डिक्रीज होके 80 हो गया, तो यहां फिर से हम डिक्रीज निकाल लेंगे। व्हाट इज डिक्रीज? डिक्रीज इक्वल टू 100 माइनस 80, कितना डिक्रीज हुआ? दैट इज इक्वल टू 20। 20। अब मैं अगर निकालू डिक्रीज परसेंटेज, फाइंड डिक्रीज परसेंटेज, तो विच इज इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। सो डिक्रीज कितना हुआ? 20, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था? 100 100। इंटू 100। जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताया हूं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। 100 में इसलिए दिया है कि वो कैलकुलेशन आसान हो, तो आपको समझ में आए। तो ये 20% डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे कि इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब है कि सपोज आप कुछ बुक परचेज करने गए और बुक का कॉस्ट था कुछ एक्स रुपीज, तो उस पे ना आपको पहले कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया गया, मतलब सपोज D% डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद D1% डिस्काउंट दिया गया। मतलब 2 लगातार परसेंटेज डिस्काउंट दिए गए, तो टोटल इफेक्ट उसका कितना होगा? मैं आपको 2। तो उसका निकालने का नहीं, तो जो 2 सक्सेसिव परसेंटेज होंगे ना, उसके नेट परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, उसका एक फॉर्मूला होता है। ये इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। तो पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर सपोज पहले A% का डिस्काउंट दिया गया और बाद में B% का डिस्काउंट दिया गया, तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट परसेंटेज, तो वो हो जाएगा A प्लस B प्लस A इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये टोटल डिस्काउंट परसेंटेज जाएगा। मतलब 2 लगातार डिस्काउंट अगर दिए गए, या फिर 2% डिस्काउंट किया गया, फिर डिस्काउंट भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेट इंक्रीज कितना हुआ या फिर नेट डिक्रीज कितना हुआ, तो वो इसका फॉर्मूला है। एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आपको। जैसे कि कोई क्वांटिटी है 100, ठीक है, मैं बोला कि पहले 100 में 10% इंक्रीज हो गया। चलो इससे पहले ना मैं इसको बता देता हूं, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ X% ऑफ Y। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X% ऑफ Y, उसको हम कैसे निकालते हैं? X% ऑफ Y का मतलब X डिवाइडेड बाय 100 इंटू Y। एक मैं एग्जांपल अगर दूं, तो इफ आई आस्क टू फाइंड 10% ऑफ 250, 10% ऑफ 250 कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से ये कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू 25। कभी भी X% ऑफ Y पूछा जाए ना, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। चलो अब हम सक्सेसिव परसेंटेज को डिटेल में समझेंगे, इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करके। तो अभी तक हम जितना भी परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़े हैं ना, उस कंसेप्ट को, उस कंसेप्ट के रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके आप मुझे हैंड रेज करो, कौन बताएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। एनीवन? सर 2 मिनट। यस।
यस अनुष्का बताओ। सर आंसर बी यस वेरी 60%। गुड। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 5 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स, सो 20 into 3 is equals to 60, so that is 60%. So ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। अभी मैंने आपको बताया था ना कि x% ऑफ y कैसे निकालते हैं, तो वैसे यहाँ पे आपको निकालना है 20% ऑफ 240। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी 25% ऑफ 240, सो 25% मींस डिवाइडेड बाय 25 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 240। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 25, 5 into 20 से इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, सो 12 into 5 is equals to 60. 60. Option C is correct answer. If a number is increased by 20%, what is the new number of 150? Question number 3. आपको ना इस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको समझना है कि हमें करना क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द न्यू नंबर ऑफ 150? कहने का मतलब है अगर 150 में 20% इंक्रीज हो जाए तो नया नंबर क्या होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 150 का, यस 150 का क्या है 20% निकाल लेंगे। सो 20% ऑफ 150 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, सो ये 530, सो 20% ऑफ 150 इज 30। तो अब ये कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 150 में 30 ऐड हो जाएगा, दैट इज 150 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 180। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ना अलग अलग लैंग्वेज में दी रहे हैं, आपको समझना है कि उस क्वेश्चन को करना क्या है। देखो अब नाउ क्वेश्चन नंबर ए, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, न्यू वैल्यू इज 270। यहाँ पे देखो क्वेश्चन अलग है कि यहाँ पे मैं चलो तो आपको ना x मान के समझाता हूँ कि सपोज कोई एक नंबर है x, वो 10% डिक्रीज हो गया, तो x का 10% कितना हो जाएगा, x इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 10. दैट इज x अपॉन 10। तो 10% डिक्रीज होने के बाद जो ये नंबर है वो ये 270 है। तो इनिशियली नंबर हमारा x था और वो x बाय 10 डिक्रीज हो गया, तो नया नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस x बाय 10। ये नया नंबर था और इतना कम हो गया, तो जितना कम होता है वो घटा देते ना, तो x माइनस x बाय 10, और उसकी वैल्यू हमें दी गई है कि न्यू जो वैल्यू है वो 270 है, तो विच इज इक्वल टू 270। अब यहां से आप इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 270। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 270। सो x इज इक्वल टू 270 x is equals to 270 into 10 divided by 9. Answer 30. X is equals to 300. So यहाँ से पूछा गया व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, और हम x क्या माने थे, x हमारा ओरिजिनल नंबर था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40%, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। तो मतलब कह रहा है जो 40 है वो 200 का कितना परसेंटेज है। तो यहां पे हम वही करेंगे, लेट्स x परसेंटेज ऑफ 200 इज इक्वल टू 40। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x परसेंट ऑफ 200 क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू 40। तो ये x 100 से 200 2 टाइम्स में कट जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। सो दिस इज x क्या माने थे हम, परसेंटेज माने थे ना, दिस इज 20%। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 20%।
ये आप लोग समझ में आए कैसे हम सॉल्व किए? यस सर। यस। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि हमें पूछा क्या गया है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, मतलब 200 का कितना परसेंट 40 होगा। तो हम मान लेते हैं कि 200 का x परसेंट 40 है, और यहां से फिर हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज, वो है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व करोगे, और जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करेगा, मैं उससे आंसर पूछूंगा। अनुष्का वेट, इस बार मैं किसी दूसरे बच्चे को चांस देना चाहता हूँ। ओके सर। कोई और, एनीवन जो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके मुझे आंसर बताएगा? यस दर्शना बताओ। सर ऑप्शन बी। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर है। तो देखो, इफ द प्राइस ऑफ द शर्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 500 टू 550, हम पहले निकाल लेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ। सो इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, दैट इज 550 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 50। अब हमें क्या निकालना है? इंक्रीज परसेंटेज निकालना है ना। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इंक्रीज कितना हुआ है? 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था? 500 इंटू 100। तो ये 2 0 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 10 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, विच इज इक्वल टू 10%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपसे इंक्रीज परसेंटेज पूछा है ना, तो ये फॉर्मूला आप लगाना है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो पहले हम इंक्रीज निकाल लेंगे, और फिर ओरिजिनल कितना था? 500, क्योंकि इनिशियल प्राइस जो होता है वही ओरिजिनल प्राइस होता है। जो बढ़ने के बाद जो प्राइस होता है वो ओरिजिनल प्राइस नहीं होता। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7, 12.5% इक्वल्स टू। अब आपको यहाँ पर ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिनोट करना है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिनोट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 100 से डिवाइड करना ना। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर बताओगे, रेज योर हैंड। अपूर्वा, आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हैंड रेज किए हो? यस सर। ये बताइए आंसर क्या है? सर ऑप्शन नंबर सी। गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100 से डिवाइड कर दो। ये 12.5% है डिवाइडेड बाय 100। तो हम पहले क्या करेंगे? डेसिमल हटा लेंगे। अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक और जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो 125 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8। 1/8 is the right answer. Option C is correct. Okay. Question number 8. 75% of 160. अभी हम जस्ट सॉल्व किए हैं, तो आप लोग अभी सॉल्व करके मुझे बताइए कौन सा। अभी तक जो बच्चा एक बार भी आंसर नहीं किया, इस बार वो आंसर करेगा। ओके वेदिका, आप किस क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किए हो? सर 8। ओके बताओ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो 75% ऑफ 160, तो मैंने आपको बताया था ना 75% 160 कैसे निकालेंगे? 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 160। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 15, यानी ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से ये 8, 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। सो वेदिका आपका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। गुड, वेरी गुड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज आपको निकालना है। कि जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ना क्लास के, तो आपको आपके रिजल्ट में आता होगा परसेंटेज लिखा होगा, आप कितना परसेंटेज स्कोर किए हो। तो वो हम कैसे निकालते हैं?
तो परसेंटेज निकालने का है सबसे आसान फॉर्मूला है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। obtained marks divided by total marks. सर ऑप्शन नंबर बी। Good. Into 100. ये है हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो जिस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 360 मार्क आउट ऑफ 450। तो इसका हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे, 360 इज द ऑब्टेन्ड मार्क्स, 450 इज द टोटल मार्क्स। और सर इसको क्वेश्चन 100 9 से रिपीट करेंगे क्या प्लीज? क्वेश्चन नंबर पहले से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर हाँ, 8 देखो, सर। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको इस प्रकार से दिए जाए कि फाइंड 75% ऑफ 160, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 160, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका निकल के आएगा वो आंसर होगा। आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है? समझ आ गया अभी। समझ आ गया ना? चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 360 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, ये आपके परसेंटेज स्कोर निकल के आ जाएंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर 9 टाइम्स के 9 4 या 36, 9 5 या 45, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80। सो दिस इज द परसेंटेज स्कोर, दैट इज 80%। अब इस प्रकार से मान लीजिए आप जब एग्जाम देते हैं और आपको अपना मार्क्स पता है कि हमें कितने मार्क्स आए हैं, तो आपसे पूछा जाए कि आप कितने परसेंट स्कोर किए हो, तो आप इस प्रकार से अपना परसेंटेज स्कोर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज स्कोर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अब देखो यहां पर हम समझेंगे सक्सेसिव इंक्रीज का क्या मतलब है। यहां पर दिया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली। मतलब जो मान लीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में जितने भी लोग हैं ना, हर साल 10% लोग बढ़ जा रहे हैं। मतलब अगर सपोज पहले साल में x लोग थे, तो उसके अगले साल क्या हो गया, x का 10% बढ़ गया, फिर उसके साल 10x इसका 10% और बढ़ गया, मतलब हर साल 10-10% बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द परसेंटेज आफ्टर 2 इयर्स, मतलब क्या है कि दो साल हर साल 10-10% बढ़ रहे हैं, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर सपोज जो पहले साल बढ़ा वो 10%, तो ए की वैल्यू 10, और दूसरे साल जो बढ़ा वो भी 10%, तो बी की वैल्यू 10। तो जो नेट परसेंटेज इंक्रीज होगा इसका मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो अब देखो पहले साल जो इंक्रीज हुआ वो क्या है, 10%, और दूसरे साल भी इंक्रीज जो हुआ वो 10% हुआ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10, तो विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये टोटल 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 21%। yes 20. 10 plus 10 plus 1 which is equals to 21। तो ये है कंसेप्ट सक्सेसिव इंक्रीज का। कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 साल के बाद कितना बढ़ा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये 2 साल के लिए वैलिड है, तो करेक्ट आंसर विल बी 21। 21 चलो क्वेश्चन नंबर 11। ये मतलब हम इस प्रकार के क्वेश्चन अभी किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व कर देता हूँ, बाकी इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो 60% ऑफ ए नंबर, मतलब कोई एक नंबर है, हमें वो नंबर नहीं पता है। सर ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड। तो 60% ऑफ ए नंबर इज 120। व्हाट इज द नंबर? हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है। सपोज द नंबर इज x,
तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 180, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 180। तो हम इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं, 20 से 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x divided by 5 is equals to 180. So x is equals to 180 multiplied by 5 divided by 3. ये 60 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 60 into 5 is equals to 300. So 300 is the right answer. Option B is the correct option. तो आज हम तीन टॉपिक पढ़े, हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो जितने भी हम पढ़े हैं आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज के क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यस सर। सर क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर Yes, sir. सी। हाँ ठीक Yes, है, sir. क्वेश्चन नंबर 12 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये आंसर शीट मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। सर ऑप्शन नंबर सी 12 का। हाँ गुड, वेरी गुड। यस सर। ओके सर, थैंक यू। सर तो ठीक है, तो होमवर्क आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यस सर, ओके, थैंक यू। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सर, Bye, बाय, गुड नाइट। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अनुष्का आप कुछ बोल Good रहे हो, night, यू हैव sir. रेज योर हैंड। सर Good night, sir. यस तेजस। ग्रुप में दो। तेजस आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ये आप कह रहे हो तो होमवर्क हमें नहीं मिला है ना? सर ग्रुप में हाँ पीडीएफ हाँ, डाल दो। ग्रुप में या पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ओके एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू भैया। बाय बाय। सर। बाय, थैंक यू। बाय मैम, गुड नाइट, थैंक यू।